भीमपुर गांव में चंदन अपने पिता और सौतेली माँ के साथ रहता था। चंदन की सौतेली माँ का व्यवहार अच्छा नहीं था। वो चंदन को हमेशा ताने मारती रहती थी। अरे ओ चंदन, उठ जा नालायक, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेडिकल जाकर मेरे लिए दवा लेकर आ। दोपहर तक सोता रहता है, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। आप मुझे रोज रोज ताने मत दिया करो, अपने पिता का खाता हूँ, आपका नहीं। ओहो, बड़ा आया पिता वाला। तेरा पिता तो जैसे लाखों कमाता है ना, जो तू यहाँ इतना आराम करता है। इस तरह चंदन और उसकी सौतेली माँ में रोजाना किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था। चंदन अपने गांव की एक लड़की विनीता से प्रेम करता था। वो अक्सर आम के बाग में विनीता से मिला करता था। मेरी सौतेली माँ ने तो मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। तुम कोई काम ढूंढ लो, मैं भी सिलाई कढ़ाई का काम कर लूंगी। जब हम दोनों आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो कहीं भी जाकर रह सकते हैं। विनीता के कहने पर चंदन एक ज्वेलरी शॉप में काम करने लगता है। कुछ समय बाद चंदन और विनीता अपना अपना घर छोड़ देते हैं और शादी करके पड़ोस के अंधेरपुर गांव में एक पुराना मकान लेकर रहने लगते हैं। एक दिन विनीता चंदन से कहती है, आज पड़ोस वाली पिंकी हमारे घर आई थी। वो बता रही थी कि हर अमावस्या की रात को एक चुड़ैल गांव में आती है और नवविवाहित लड़कियों का मंगलसूत्र छीन लेती है। तुम भी किस किस की बातों में आ जाती हो, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं आती यहाँ। लेकिन जब अमावस्या की रात आती है, पूरा गांव उससे सहमकर अपने खिड़की, दरवाजे और लाइट बंद कर लेता है। तब ठीक रात में 12 बजे चुड़ैल आती है। अरे अंधेरपुर वासियों, कहाँ छुप कर बैठ गए? बड़े दिन से मैंने किसी नवविवाहित लड़की का खून नहीं पिया है। अब जल्दी से सब नवविवाहित लड़कियां आकर मुझे अपना मंगलसूत्र दे जाओ, वरना तुम्हारा गरम गरम खून पी जाऊंगी। अरे ये चुड़ैल तो सच में यहाँ आती है। अब हम दोनों क्या करेंगे? हमारी तो अभी नई नई शादी हुई है। उधर गांव की सभी नवविवाहित लड़कियां अपना अपना मंगलसूत्र चुड़ैल के हाथ में देकर अपने अपने घर लौट जाती हैं। तभी पिंकी विनीता के घर आती है। अरे विनीता, तू भी अपना मंगलसूत्र दे दे, वरना चुड़ैल तुझे पकड़ कर ले जाएगी। नहीं, मैं अपना मंगलसूत्र किसी भी कीमत पर चुड़ैल को नहीं दूंगी। जिद मत करो विनीता, भगवान ना करे कि चुड़ैल तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। आप डरिए नहीं, जब चुड़ैल हमारे दरवाजे पर आएगी तब देखा जाएगा। ऐसे तो मैं उसे मंगलसूत्र नहीं देने वाली। उस रात को चुड़ैल गांव की बाकी लड़कियों का मंगलसूत्र लेकर लौट जाती है। अरे अंधेरपुर वासियों, मैंने अपनी जादुई शक्तियों से पता किया है। पिछली बार एक नवविवाहित लड़की ने मुझे अपना मंगलसूत्र नहीं दिया था। वो लड़की जो भी है, जल्दी मेरे सामने आए और अपना मंगलसूत्र दे दे, वरना मैं घर घर जाकर उसकी तलाश करूंगी और उसे कच्चा चबा जाऊंगी। लेकिन विनीता फिर भी चुड़ैल को अपना मंगलसूत्र देने नहीं जाती। आखिरकार चुड़ैल विनीता के घर जाकर उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। सुन लड़की, मैं इस गांव में पिछले 20 साल से आ रही हूँ। आज तक कभी मुझे किसी के दरवाजे पर जाने की जरूरत नहीं पड़ी। जल्दी बाहर आ और अपना मंगलसूत्र दे, नहीं तो तेरा और तेरे पति का खून पी जाऊंगी। मेरे चूल्हे में जलती हुई लकड़ी है, चली जा मेरे दरवाजे के सामने से, वरना आग से तुझे जलाकर राख कर दूंगी। तेरी इतनी हिम्मत?
आज मेरी शक्तियां कम है इसीलिए जा रही हूँ, लेकिन अगली अमावस को पूर्ण अंधकार होगा, तब मैं तेरे पास आऊंगी। उस दिन मैं सर्वशक्तिशाली होंगी। तब देखती हूँ कि तू खुद को और अपने पति को कैसे बचाती है। और सुनो गांव वालों, इसके चक्कर में तुम सब भी मरोगे। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। अगले दिन पिंकी विनीता के घर आकर कहती है, तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो? इस गांव में हम सभी औरतें बिना मंगलसूत्र के ही रहते हैं। तुम्हें अपना मंगलसूत्र देने में क्या परेशानी है? आखिर हम लोग ऐसे कब तक रहते रहेंगे? कभी न कभी तो इस चुड़ैल की समस्या का समाधान निकालना ही पड़ेगा। मैं एक जादूगरनी को जानती हूँ, उसी के पास चलते हैं, शायद वही इस समस्या का कुछ हल बता पाए। चंदन, विनीता और पिंकी तीनों मिलकर जादूगरनी के पास जाते हैं। जिस चुड़ैल से तुम लोग परेशान हो, 20 साल पहले ये नताशा नाम की एक खूबसूरत लड़की हुआ करती थी। नताशा रवि नाम के लड़के से प्यार करती थी। नताशा और रवि ने शादी कर ली, लेकिन एक दिन गांव में बाढ़ आई और रवि की उसमें मृत्यु हो गई। नताशा के पास रवि की एकमात्र निशानी बची थी, रवि का दिया हुआ मंगलसूत्र। नताशा रवि की यादों के सहारे जिंदगी बिताने लगी, लेकिन अंधेरपुर गांव के सरपंच की नजर नताशा पर पड़ गई। सरपंच उस समय 40 साल का था और नताशा मात्र 18 साल की। सरपंच ने नताशा के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, लेकिन नताशा ने मना कर दिया। सरपंच को गुस्सा आ गया और उसने नताशा का मंगलसूत्र तोड़ फोड़ कर फेंक दिया और फिर नताशा की हत्या कर दी। तब से वो गांव वालों को परेशान कर रही है। अगर सरपंच को सजा दिला दी जाए तो नताशा की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी और तुम लोग चुड़ैल की समस्या से मुक्त हो जाओगे। चंदन, पिंकी और विनीता पुलिस के पास जाते हैं और सरपंच के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करते हैं। काफी दिन केस चलने के बाद सरपंच को फांसी की सजा हो जाती है। एक अमावस्या की रात को चुड़ैल गांव में आती है और वो विनीता को धन्यवाद देकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। दिल्ली की एक आम सोसाइटी में रहता था व्यास परिवार, जिसमें थी मम्मी अनीता और उनकी बेटी प्रिया। अरे प्रिया, तुम अपना टिफिन भूल गई। मम्मी रहने दो, अब मुझे लेट हो रहा है। मेरे फ्रेंड्स मेरा वेट कर रहे हैं, मैं कैंटीन में कुछ खा लूंगी। ओहो, ये आजकल के बच्चे भी ना। तभी उनकी पड़ोसी बाहर आई। बिल्कुल सही मिसेस व्यास, मेरा बेटा भी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, सुबह से उसके लिए टिफिन तैयार कर रही थी और वो टिफिन छोड़कर चली गई। मैं समझती हूँ आप पर क्या बीत रही है। आजकल के बच्चे होते ही ऐसे हैं। अनीता और सुशीला रोज अपने अपने घरों से बातें किया करती थी। साल बीत गए पर इनका रूटीन नहीं बदला। इनके घर इतने नजदीक थे कि इन्हें गप्पे मारने के लिए घर से बाहर भी नहीं निकलना पड़ता था। लेकिन एक रात इस सोसाइटी में एक चोर आया। उसने देखा कि सब घरों की कोई न कोई लाइट चालू है। लगता है ये सब लोग अभी तक जगे हुए हैं, मुझे बाद में आना चाहिए। लेकिन तभी उसकी नजर अनीता के घर पर पड़ी। ये घर में शायद कोई नहीं है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। चोर पाइप के सहारे ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर चढ़कर उसने एक तार की मदद से खिड़की की कुंडी खोल दी। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने अनीता और प्रिया की लाश थी। चोर पसीना पसीना हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। चोर वापस पाइप के रास्ते उतरा और भागने लगा। वो सीधा पुलिस स्टेशन गया और वहां के इंस्पेक्टर को सब कुछ बता दिया। हो सकता है चोरी करते वक्त तुमने ही उन दोनों का खून किया हो।
और अब बचने के लिए हमारे पास आए हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो लाशें देखकर मैं डर गया और सीधा यहाँ आ गया। मैं चोर हूँ सर, हत्यारा नहीं। इसको गिरफ्तार कर लो हवलदार। चोर को जेल में बंद करके इंस्पेक्टर और हवलदार अनीता के घर के लिए निकले। इंस्पेक्टर ने अपना पंचनामा शुरू कर दिया। अगले दिन इंस्पेक्टर फॉरेंसिक एक्सपर्ट से मिलने गए। सर, इन दोनों की मौत को 3 महीने हो गए हैं। व्हाट? ये लोग 3 महीने से मरी हुई हैं और लाश से कोई बदबू भी नहीं आ रही? यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। अब तक तो लाश का डीकंपोज होना स्टार्ट हो जाना चाहिए था। और मरने की वजह? चाकू से। प्रिया को किसी और ने चाकू मारा है और अनीता ने अपने आप को। ऐसा भी तो हो सकता है कि अनीता ने प्रिया को मारने के बाद खुद को मार लिया। हाँ, इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है सर। यहाँ से निकलकर इंस्पेक्टर सुशीला के घर पहुंचे। सर, उन दोनों को किसने मारा? यही तो पता करना है। खैर ये बताइए, 3 महीने से आपका बगल वाला घर बंद है, तो आप लोगों को शक नहीं हुआ? नहीं सर, कल तक तो सब ठीक था। सब ठीक था? अभी कल ही तो मेरी बात मिसेस व्यास से हुई थी। व्हाट? ये कैसे पॉसिबल है? उन दोनों को मरे हुए 3 महीने हो गए। क्या? नहीं सर, आप चाहो तो किसी से पूछ लीजिए। वो दोनों कल तक जिंदा थी। कल मैंने प्रिया को भी देखा था। ये सुनकर इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो सकता है। इंस्पेक्टर ने और लोगों से पूछा तो सबका यही कहना था कि वो माँ बेटी कल तक जिंदा थी। कुछ दिन बाद इंस्पेक्टर पुलिस स्टेशन में थे, तभी सुशीला वहां आई। सर, कुछ तो गड़बड़ है। क्यों? क्या हुआ? आज भी उस घर की लाइट्स ऑन रहती हैं। रोज अगरबत्ती की खुशबू आती है। ऐसा लगता है कि कोई वहां है, पर पता नहीं कौन। लेकिन हमने तो वो घर सील किया था। सर, आप खुद ही इन्वेस्टिगेट कर लीजिए। ठीक है, आज रात मैं खुद वहां आऊंगा। सुशीला वहां से चली गई और इंस्पेक्टर असमंजस में फंस गया। उस रात इंस्पेक्टर और हवलदार अपनी जीप घर से कुछ दूरी पर लगाकर बैठे थे। सर, अब तक तो सब ठीक ही लग रहा है, और वैसे भी हमने घर सील किया है। कोई कैसे घर में जा सकता है? ये केस बहुत अजीब है। मर के 3 महीने हो गए और लोगों का कहना है कि वो लोग जिंदा थे। कुछ तो गड़बड़ है संजय, हमें पता लगाना ही पड़ेगा। ठीक है सर, आप चाहो तो सो जाओ, मेरी नजर है उस घर पर। नहीं संजय, इस केस ने मेरी नींद उड़ा दी है। मुझे कहां नींद आएगी? तो चलिए सर, आप और मैं फोन पे स्नेक एंड लैडर का गेम खेलते हैं। ये अच्छा आइडिया है, हम जगह भी रहेंगे और एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। इंस्पेक्टर और हवलदार फोन पे स्नेक और लैडर का गेम खेल ही रहे थे कि अचानक अनीता के घर की लाइट्स ऑन हुई। वो देखो संजय, लाइट्स ऑन कैसे हुई? दोनों जीप से बाहर आकर खड़े हो गए और तभी अनीता अपने घर से बाहर आई। ये देखकर इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों चकरा गए। हवलदार वहीं बेहोश हो गया। संजय, संजय, उठो संजय। भूत, सर भूत है। इंस्पेक्टर ने हवलदार को जीप में बिठाया और खुद अनीता के घर की ओर चलने लगा। इंस्पेक्टर ने दरवाजे का ताला खोला और अंदर गया। अंदर जाते ही उसे जोर जोर से झगड़ने की आवाजें सुनाई दे रही थी। मैंने कहा ना प्रिया, वो लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। माँ, मैं उसे प्यार करती हूँ और उससे ही शादी करूंगी। क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया था? वो मुझे नहीं मालूम। उस लड़के की 3 शादियां हो चुकी हैं और 3 तलाक भी। अब तक उसे समझने वाली कोई मिली नहीं, इसीलिए। और माँ, हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वो तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेगा जैसा उसने अपनी पहली 3 बीवियों के साथ किया था। माँ, तुम उसे नहीं जानती और वैसे भी मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हे भगवान, ये तुमने क्या कर दिया?
अब मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? ये समाज मुझे बोलेगा बिन बाप की लड़की को मैं अच्छे संस्कार नहीं दे पाई। माँ, आपको अब भी समाज की पड़ी है, मेरी नहीं। मुझे तुम्हारी पड़ी है और तुम्हें इस समाज में ही रहना है, इसीलिए हम कल ही अबॉर्शन करवाएंगे। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। तुझे कराना पड़ेगा। नहीं करवाऊंगी। प्रिया, तुझे करना पड़ेगा, वरना क्या? आप मुझे मार देंगी? हाँ। मेरी प्यारी बच्ची। फिर अनीता ने खुद को भी चाकू मार लिया। ये सब इंस्पेक्टर ने अपनी आंखों से देखा और फिर इंस्पेक्टर बेहोश हो गया। अगली सुबह जब इंस्पेक्टर को होश आया तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। उसे मर्डर कैसे और क्यों हुआ वो तो पता चल गया था, लेकिन वो फाइल में क्या लिखता कि अनीता और प्रिया के भूत ने उसे ये बताया। अब भी इस घर में अक्सर अनीता और प्रिया झगड़ती हैं। पड़ोसी डर के मारे रात में अपने घरों से बाहर नहीं निकलते और ये घर दिल्ली की हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है।